गुड मॉर्निंग टू ऑल। कक्षा एकादश गणित के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हम समुच्चय अध्याय के उसके प्रकार के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो इसके पहले हम रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय और परिमित समुच्चय के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें उसके बाद जो अगला समुच्चय आता है उसको हम बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय को हम इनफाइनाइट सेट के नाम से भी जानते हैं, यानी अपरिमित समुच्चय को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसा कि आप सभी इसके नाम से अगर देखें तो अपरिमित का मतलब होता है, और यहाँ उपसर्ग है, परिमित यानी कि जो परिमित, अ का अर्थ यहाँ नहीं से है, यानी कि जो परिमित नहीं हो, ऐसे समुच्चय को हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। यानी ऐसा समुच्चय जो परिमित न हो, अर्थात जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। मतलब कि विच कैन नॉट बी काउंटेबल, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेबल, यानी ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना न जा सके, यानी जिसको हम काउंट न कर पाएं, ऐसा समुच्चय कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई समुच्चय है, ऐसे लिखा हुआ ए बराबर 1 2 3 4 5, और ऐसे लिखा हुआ है कोई दूसरा समुच्चय बी बराबर 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, और वो अंतर क्या है? इसमें हम देख रहे हैं कि जो इस समुच्चय ए में जो अवयव भाग ले रहे हैं वो हैं 1 2 3 4 और 5। किसी भी समुच्चय को जो हम लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट में अवयवों के बीच कामा के द्वारा लिखते हैं। तो इसमें चूंकि 5 अवयव हैं जो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि इसकी हम गिनती कर सकते हैं। तो इसलिए यह हो गया परिमित, इसको कहेंगे परिमित समुच्चय। और इसमें देखिए ये 1 2 3 4 5 आगे है डैश डैश डैश, यानी हमको ये पता नहीं है कि ये 1 से स्टार्ट होके ये कहाँ तक गया है, यानी ये अनंत तक गया है, कहाँ तक गया है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। यानी कि इसके अवयवों को हम अस्थायी तौर पर यह नहीं कह सकते कि समुच्चय बी में कितने अवयव हैं। तो इसलिए चूंकि यह परिमित नहीं है, ये बाउंडेड नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अब देखिए इसमें भी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, लेकिन 5 ही प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इसमें प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनगिनत है, इसलिए इसका नाम है अपरिमित समुच्चय। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा समुच्चय जो परिमित न हो, अर्थात जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तो यह है अपरिमित समुच्चय का डिफिनीशन। उदाहरण में देख लीजिए लिखा गया जैसे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं का स्टार्टिंग तो आप जानते हैं 1 से होता है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे चले जाइए, 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़, ये आगे अनंत तक चला जाएगा। इसके हम अवयवों को, इसमें जो इस प्राकृतिक संख्याओं से जो समुच्चय बनेगा उसके अवयवों की गिनती हम नहीं कर सकते, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय होगा। दूसरा दिया है एक रेखा में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो चूंकि आप जानते हैं कोई भी रेखा मान लीजिए यह कोई रेखा है, तो इस रेखा पर अनगिनत बिंदु हैं। यानी एक मान लीजिए यह कोई ए बी रेखा है, तो इस ए बी रेखा पर अनगिनत बिंदु हैं। इनके बिंदुओं को हम गिन नहीं सकते कि इस रेखा में कितने बिंदु हैं। तो इसलिए इसमें भी जो एलिमेंट होंगे, इसमें जो बिंदुओं की संख्या होगी वह भी अनगिनत होगी। तो इसलिए हम उस समुच्चय को भी हम इसमें जो अवयव भाग लेंगे, इन अवयवों को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यह भी अपरिमित की श्रेणी में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दिया है एक रेखा में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। एक रेखा में आप जानते हैं असंख्य बिंदु होते हैं, तो इसलिए यह अपरिमित समुच्चय की श्रेणी में आएगा। अब अगला
जो समुच्चय का प्रकार है वो है समान समुच्चय। इसको हम बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हैं क्या? अब इसके लिए हमको देखना होगा, दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई दो समुच्चय ए हैं और बी हैं, समुच्चय ए में भी और समुच्चय बी में, इसमें भी मान लीजिए जो अवयव इसमें है अगर वही अवयव इसमें भी है तो कहेंगे कि ए और बी दोनों के दोनों समान हैं। कंडीशन ये है कि जितने अवयव इसमें हैं उतने ही अवयव इसमें भी होने चाहिए। अगर इसमें 5 हैं तो इसमें भी 5 होने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इसमें दिया है 5, 6, 7, 8 और 2, इसमें दिया है 2, 6, 7, 8 और 5। तो देखिए इसमें भी अवयवों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें भी अवयवों की संख्या 5 है। तो अवयवों की संख्या तो सेम हो गई, लेकिन जो अवयव हैं क्या वह भी सेम है कि नहीं है? तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है। तो इसका मतलब जितने अवयव ए में हैं उतने ही अवयव बी में भी हैं और जो अवयव ए के हैं वही अवयव बी के हैं। इसलिए कहेंगे कि यह ए और बी ये दोनों के दोनों आपस में समान समुच्चय हो गए। यानी हमको निष्कर्ष क्या निकला? यहाँ पे निष्कर्ष ये निकला कि समान समुच्चय में अवयवों की संख्या तो समान होती ही है, अवयव भी समान होते हैं, अवयवों का जो आंकिक मान होता है वह भी समान होता है। तो इसको हम बोलते हैं समान समुच्चय। तो वह इसकी परिभाषा है कि दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो और बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो। यानी जो अवयव ए में हो वही अवयव बी में हो और अवयवों की संख्या भी समान हो, तो इसको हम कहेंगे समान, मतलब समान समुच्चय। और समान समुच्चय को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए बराबर बी। यानी ए और बी समान है तो लिखेंगे ए बराबर बी। इसको गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? तो अगर x इज एलिमेंट ऑफ ए, अगर x ए का अवयव है तो x को b का भी अवयव होना पड़ेगा। यानी x इज एलिमेंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब है कि अगर x ए का अवयव है तो x को b का भी अवयव होना पड़ेगा और अगर x b का अवयव है तो x को a का अवयव होना पड़ेगा। यानी कोई भी अवयव अगर a और b दोनों का है तो कहेंगे कि दोनों समान समुच्चय हैं। तो ये जो इसको कहते हैं ये गणितीय संकेतन है, गणितीय परिभाषा भी हम इसको कह सकते हैं कि अगर x ए का अवयव है तो इसको पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज। इसका ये जो नोटेशन है इसको पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज। इसका अर्थ है इंगित करना, यानी कि अगर x ए का अवयव है तो यह इंगित करता है कि x b का भी अवयव होगा और अगर x b का अवयव है तो यह इंगित करता है कि x a का भी अवयव होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर x a का अवयव है तो x को हर हाल में b का भी अवयव होना पड़ेगा और अगर x b का अवयव है तो x को हर हाल में a का अवयव होना पड़ेगा। तो इस दशा में कहेंगे कि ए और बी दोनों आपस में समान है। जैसे देखिए उदाहरण, ए बराबर दिया है 3, 5, 7 और बी बराबर दिया है 7, 5, 3। इसमें भी 3 अवयव हैं, इसमें भी 3 अवयव हैं। जो अवयव इसमें है वही अवयव इसमें भी 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो हम देख रहे हैं कि अवयव भी सेम है और अवयवों की संख्या भी सेम है, इसलिए ये दोनों समान समुच्चय होंगे। तो ये है समान समुच्चय की परिभाषा। अब नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं नोट के तौर पर, यानी कि यह समुच्चय में विशेष बातें हैं। कह रहा है कि 0 रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव 0 है। तो आपको बताया गया है कि रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, कोई भी अवयव न हो, उसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है तो कर्ली ब्रैकेट ऐसे बना देते हैं या इसको लिखते हैं फाई से,
या तो ये बना दीजिए या तो ये बना दीजिए, वह रिक्त समुच्चय कहलाएगा। और इसकी परिभाषा है कि इसमें कोई भी अवयव ना हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह जो समुच्चय बना हुआ है, इस समुच्चय में एक अवयव है, कौन है? 0 है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव 0 है। अर्थात यह समुच्चय रिक्त नहीं होगा, यानी कि 0 नॉट इक्वल टू फाई। और फाई को क्या कहते हैं? ये फाई है, इसी का नाम है रिक्त। यानी अगर ऐसा कहीं नोटेशन होगा तो उसको हम रिक्त समुच्चय नहीं बोलेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा नोट विशेष है कि फाई रिक्त है जबकि फाई रिक्त नहीं है। इसमें एक अवयव है जो फाई है। इसका मतलब, चूंकि आप जानते हैं रिक्त समुच्चय को हम फाई से डिनोट करते हैं, और जब किसी समुच्चय में यानी जब किसी कर्ली ब्रैकेट में कोई अवयव हो जाएगा तो वह रिक्त नहीं होगा, क्योंकि रिक्त के लिए क्या जरूरी है? केवल ये कर्ली ब्रैकेट, इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। और जब इसमें कोई एलिमेंट हम रख देंगे तो वह रिक्त नहीं रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें देख रहे हैं आप कि इसमें एक एलिमेंट फाई है, इसका मतलब यह रिक्त नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव है जो फाई है। तीसरा देखिए, रिक्त समुच्चय फाई एक अद्वितीय समुच्चय। अद्वितीय का मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी रिक्त समुच्चय जब भी होगा तो उसको हम फाई से लिखेंगे और उस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा, इसलिए यह अद्वितीय होता है। अगला देखिए, कह रहा है कि रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है क्योंकि इसके अवयवों की संख्या शून्य होती है, जो एक निश्चित संख्या है। इसका मतलब रिक्त समुच्चय को हम इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। कोई भी अवयव नहीं होने का मतलब क्या है? कि इसमें अवयवों की संख्या शून्य है। अवयव की संख्या शून्य का मतलब क्या हुआ? कि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो जब हम किसी समुच्चय में अवयवों को गिन सकें तो उसको कहते हैं परिमित। तो हम इसको गिन ले रहे हैं, क्या गिन ले रहे हैं? कि इसमें कोई अवयव नहीं है, इसलिए इसको हम परिमित समुच्चय भी कहेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि रिक्त समुच्चय एक परिमित समुच्चय होता है क्योंकि इसके अवयवों की संख्या शून्य होती है। अवयवों की संख्या शून्य होती है, इसमें अवयव शून्य नहीं होता। अवयवों की संख्या, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अवयवों की संख्या शून्य होती है। तो जब अवयवों की संख्या शून्य हो गई तो वो काउंट में आ गया, यानी कि गणनीय हो गया, उसकी हम गिनती कर सकते हैं। तो इसका मतलब जिसकी गिनती हो जाए वो क्या होता है? परिमित। इसीलिए रिक्त समुच्चय को परिमित समुच्चय कहा गया है। अब इसके बाद टॉपिक है, हम पढ़ेंगे उप समुच्चय, जिसको हम कहते हैं सबसेट। सबसेट का मतलब होता है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो तो ए को समुच्चय बी का उप समुच्चय कहते हैं। इस तथ्य को ए सबसेट, इसको पढ़ते हैं ऐसे, ये नोटेशन बना के, ऐसा नोटेशन, और इसके नीचे ये लगा लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, ये नोटेशन है सबसेट का, इसको हम पढ़ते हैं सबसेट। तो इसको हम पढ़ते हैं कि ए सबसेट बी, इसको पढ़ेंगे ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं, और इसको पढ़ते हैं ए उपसमुच्चय बी या ए सबसेट बी पढ़ते हैं। अब इसको हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई दो समुच्चय है, ए बराबर दिया है 2 3 और बी बराबर दिया है 2 3 और 4, दो समुच्चय हैं। अब हमको इसमें पढ़ना है कौन किसका सबसेट है। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे। अगर ए के सभी अवयव बी में हैं तो कहेंगे, अगर ए का सब अवयव बी में है तो कहेंगे कि ए सबसेट है बी का, और अगर बी के सभी अवयव ए में है तो कहेंगे बी सबसेट है ए का। तो यहाँ पर देखिए ए में अवयव है कौन कौन? 2 और 3, बी में अवयव है 2 और 3। आप देख रहे हैं कि जो अवयव ए में है वह अवयव बी में है। ए में 2 3 है, 2 ही अवयव है, इसमें भी, इसमें 3 अवयव, तो अवयव से की संख्या से मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे कि इस समुच्चय में जो अवयव हैं क्या वह बी में है कि नहीं है। तो हम देख रहे हैं ए में 2 3 है और बी में भी इसका अवयव जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, तो कहेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वह बी का उप समुच्चय है। अब हम चेक करें क्या बी ए का उप समुच्चय है। तो आप देख रहे हैं बी में है 2 3 और 4, इसमें है 2 और 3, तो बी में 2 है 3 है, तो इसमें भी 2 और 3 है, इसमें 4 है लेकिन इसमें 4 नहीं है। तो इसका मतलब बी जो है
वह ए का सबसेट नहीं होगा। इसको पढ़ेंगे बी इज नॉट, इसको पढ़ेंगे हम बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी बी ए का उपसमुच्चय क्यों नहीं है? क्योंकि बी के सभी अवयव ए में नहीं हैं। और ए, इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे कि ए जो है वह बी का सबसेट है, यानी ए बी का उपसमुच्चय क्यों है? क्योंकि ए में जो अवयव हैं ए के सभी अवयव बी में मिल जा रहे हैं, तो इसलिए सबसेट है। और बी के सभी अवयव ए में नहीं मिल रहे हैं, इसलिए यह सबसेट नहीं है। तो वही इसकी परिभाषा यहाँ पे है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव हो, इसका मतलब जो ए में अवयव हैं वह अगर बी में मिल जा रहे हैं तो कहेंगे ए जो है वह बी का उपसमुच्चय है। और इस तथ्य को लिखते हैं ए सबसेट बी से निरूपित करते हैं, और इसको पढ़ते हैं ए उपसमुच्चय बी या ए सबसेट बी। इसको हम गणितीय भाषा में कैसे पढ़ेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वह बी का उपसमुच्चय तभी होगा जब x इज एलिमेंट ऑफ बी और x इज एलिमेंट ऑफ ए, दिस इम्प्लाइज x इज एलिमेंट ऑफ बी। अगर x ए का भी अवयव हो और x बी का भी अवयव हो तो इस दशा में ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। तथा यदि समुच्चय ए का एक भी अवयव ऐसा हो जो समुच्चय बी में नहीं है, अभी मैंने बताया है एग्जाम्पल के माध्यम से कि अगर कोई समुच्चय में अवयव अगर एक भी खाली रह जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वह उसका उपसमुच्चय नहीं होगा। तो वही लिखा है कि तथा यदि समुच्चय ए का एक भी अवयव ऐसा हो जो कि समुच्चय बी में नहीं है तो ए को बी का उपसमुच्चय नहीं कहेंगे और इसे लिखेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। जैसे देखिए ए बराबर 2 3, बी बराबर है 2 3 4, तो यह ए सबसेट बी होगा क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो इसको लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी। और बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है, मतलब बी में आप देख रहे हैं 2 3 4 है, तो बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं है क्योंकि बी में 2 3 4 है और ए में केवल 2 3 है, यहाँ पर 4 नहीं है। इसका मतलब बी जो है वह ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो आइए इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और क्लियर करते हैं कि उपसमुच्चय है क्या। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए आपके पास दिया हुआ है ए बराबर दिया है 1 3 5 7 और बी बराबर दिया है 1 2 3 5 6 7 8 और 9। ए में दिया है 1 3 5 7 और बी में दिया है 1 2 3 5 6 7 8 9। देखिए ए का जो अवयव है वो बी में है कि नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ए में 1 है, बी में भी 1 है, यह 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो ए के तो सब अवयव बी में मिल जा रहे हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वह बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय का मतलब कि ए के सभी अवयव बी में मिल जा रहे हैं, तो इसलिए ए सबसेट ऑफ बी होगा। अब हम देखेंगे कि बी सबसेट ए होगा कि नहीं होगा, तो बी में आप देख रहे हैं 1 2 3 5 6 7 8 9 है, तो यहाँ 2 है, इसमें 2 है ही नहीं है, यहाँ पे 6 है, इसमें 6 है ही नहीं है, इसमें 8 है, इसमें 8 है ही नहीं है, इसमें 9 है, इसमें 9 नहीं है। इसका मतलब बी के सभी अवयव ए में उपस्थित नहीं हैं, इसलिए लिखेंगे बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो ऐसे हम सबसेट को समझेंगे। आशा करते हैं आपको ये सबसेट और समुच्चयों के प्रकार के बारे में जो बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे चैटिंग के माध्यम से संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद।